सदन खत्म होने की आप सबको नमस्कार। अभी अभी नहीं सर, 2 मिनट वो जब thumbs up करें। देखिए, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उतना आदी नहीं हूँ, फिर भी मुझे पार्टी ने निर्देश दिए थे इसलिए मैं आ गए। आप सबको नमस्कार। ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे छोटी छोटी 2 मुद्दे हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कल सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अगले विंटर सेशन में फिर सदन शुरू होगी। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, आम लोगों को मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए आप सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ 2 टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में 2-4 बात रखे और हम सदन शुरू कर दे। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी किए। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं
विपक्ष की मांग को सम्मान देते हुए वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए। तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस, उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज। फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं, लेकिन अपना बात रख नहीं पाते। फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहां रहे, घूमे, चले, काम करे, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है। हमारे लिए पार्लियामेंट के अलावा और कोई हवा महल तो नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमपी होते हैं, सदन जब चलना शुरू होते उस समय आते हैं, सदन खत्म होते ही चले जाते हैं। बस यही हमारा पार्लियामेंट की ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी अपने स्पीकर साहब की और पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट, इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी अपना राय
उनके पास है। हमारे स्पीकर साहब भी उत्पादकता के बारे में सारे बता चुके हैं। लेकिन हमारा मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि सदन में हम जब जाते हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा स्पीकर साहब हमारा अभिभावक होते हैं, उनकी बयान पे हमें कोई इतराज नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन वो बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए, यही हमारा दुख है। चलिए बाकी दो कुछ अगर आपको पूछना चाहिए पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिए, ज्यादा मत पूछिए। एक सवाल बार बार ना दोहरा जाए तो अच्छा होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस प्रधानमंत्री सदन में प्रवेश करते ही मंदिर समझकर अपने माथा टेका था, वो दृश्य सबको याद होंगे जरूर। उन्होंने ही मंदिर आने में एतराज करते रहे और हमें कोई इच्छा नहीं रहते हुए भी देश की गंभीर समस्या के बारे में सदन में बात रखने के लिए और चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े। और खासकर जब वो लीडर ऑफ द हाउस है, हाउस के नेता है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, सोचा कब बोलेंगे मणिपुर। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हां बोलूंगा, आप रुको, वो भी नहीं कहे। अगर किसी के घर पे आप जाएं, आपको प्यास लगे, एक गिलास पानी मांगे और पानी नहीं मिले तो क्या करें? बाहर जाकर तो पानी पीने जाने पड़ते। तो हम भी क्या करें? 2 घंटे से बार बार ये मांग करते रहते हैं कि मणिपुर में आप बोलोगे, मणिपुर में बोलेंगे, मणिपुर में बोलिए। सिर्फ सारे विपक्ष ने, और ये भी मैंने देखा कि सत्तापक्ष की मंत्री कहिए, नेता कहिए, वो भी बैठे बैठे खस्ता होकर, थके हुए, छोटे मोटे नींद भी लेते रहे, मतलब नैप की तरह, छोटे मोटे, गंभीर निद्रा नहीं बल्कि छोटे मोटे निद्रा भी लेते रहे। आप सारे विजुअल देख लो, पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से सारे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे। कुल मिलाकर हमें बाद में पता चले कि प्रधानमंत्री जी और एक रिकॉर्ड शायद तोड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिए। पता नहीं, रिकॉर्ड करना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आते तो हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड के बारे में सदन के अंदर में भी हमें गिनाया क्या क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड हुई कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, विपक्ष को, वो मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया। जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। तो इसके आप खुद पता कर लो हमें और क्या करना चाहिए था। बोलने के लिए तो बोल के आते हैं, हम अगर रहते तो ना बोलते, चले गए तो बोलने का मौका लेते। किधर जाएं हम लोग?
दादा दादा आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बोला है कि ऑपोजिशन भाग गया है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों करे? करना ना करना तो हमारी मर्जी है। 1963 में भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ, नरसिम्हा राव जी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव की कमी नहीं थी। 28 ऐसा अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाए गए थे। कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं है जिसमें कोई सरकार गिरे हैं आज तक। तो ये मैंने उस दिन भी कहा, सरकार गिराना ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अब बहुमत है, लेकिन मुद्दा हमारे हाथ थे। वो मुद्दे पे आप आओ, मुद्दे पे नहीं आए, वो बहुमत पे गए, फैसला ही हुई है। वो बोलने में आए, ये बोलेगा हमें जानकारी थे, आज नहीं तो कल यही बोलेंगे। और हम भी ये पहले ही बोल दिया था कि ये सरकार को गिराने की हालत में हम नहीं आए, लेकिन हमारा जो आशंका है देश के लिए, आम लोगों की जो चिंता है, वो चिंता के बारे में सदन में हम अपना बात रखना चाहते हैं और आप इसको जवाब दिया करो और शुरू करो। दादा आपका जो भाषण था, एक एक करके। दादा आपका जो भाषण था लोकसभा में, उसमें आपका जो एक्सपंज हुआ, आपने राजा को अंधा कहा था, वो अंधा वर्ड एक्सपंज हुआ है। और प्रधानमंत्री नीरव मोदी के जैसे नीरव होकर बैठे हुए, ये आपने कहा था, ये एक्सपंज हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गलती, आपको भी लगता है कि नहीं थी कोई गलती? मुझे तो कोई गलती नहीं लगते। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते। फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अंधा मतलब, देखिए अपने समाज में, घर में, जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं, रूपक का इस्तेमाल करना। बात में हम इटाली तो नहीं किया है। इटाली करने का मतलब क्या होते हैं बखूबी सब समझ पाते हैं, लेकिन हमें रूपक के मुताबिक, अपना घर में भी आप बोलते हो कि कब तक कुंभकर्ण की नींद, कब तक अंधे राजा। अगर जेब से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग कहेगा हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो क्या करें हम, किधर जाए? तो अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते कि कौन सा भाषा, भगवा शब्दावली भी बना सकते। नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। इसका एक डिक्शनरी निकालना चाहिए। ये सत्ता पक्ष रहो, सब कुछ आजादी है, विपक्ष में रहो, हमारे निर्देश पे चलना चाहिए। इसलिए भाषा तुम अपने मर्जी माफिक नहीं, अपने मन की व्यथा को, आपकी मन की चिंता को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसा भाषा इस्तेमाल करना चाहिए कि कभी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस वालों को ठेस ना पहुंचे। यही तो है। कह दीजिए, सारे यहाँ विद्वान व्यक्ति हैं, कह दीजिए नीरव का मतलब क्या होते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। मैं बंगाल से आते, मान लो भाई कुछ नहीं जानते, उतने उन लोगों का जरा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन नीरव की मतलब क्या होता है? किसी को आहत करने के लिए, चोट देने के लिए, किसी के दुख देने के लिए मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। शुरू के दिन से ही मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं रहते कभी, लेकिन अपना भाव को व्यक्त करने के लिए, मन की बात करने के लिए, मन में जो आते हैं वो बोलना क्या गलत है? नाजायज है? बताइए। आप निकालो नीरव का हिंदी का शुद्ध भाषा है या नहीं। बंगाल से आते हैं, हर बात में हम नीरव, शराब बोलते हैं। शराब का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी को कभी हम शराब भी बोलते हैं, मिस्टर एलोक्वेंट। कभी जब नीरव देखते हैं तो मिस्टर साइलेंट बोलना पड़ेगा, क्या करे। अब जब कभी कभी देखता है
स्मार्ट लगता है तो हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहे? जब जिस रूप में किसी को देखते हैं हम उसी रूप की वर्णना करते हैं। किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं नहीं नहीं। नीरव एक छोटा सा शब्द, इसके लिए महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। घर पे डिक्शनरी है, गूगल से जरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बोल रहा है आप खुद बोलते जाइए। लेकिन एक बेकार, एक मतलब राय को पहाड़ बनाना कोई राजनीति नहीं है। ये सब राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं।